क्लास 9th टिश्यूज इन एक्शन। क्लास 9 बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टिश्यूज। सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम करने वाले हैं टिश्यूज। टिश्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, ठीक है? मतलब लेट मी रिलेटेड विद समथिंग एल्स, जिससे टिश्यूज हमारे लिए और थोड़ा आसान हो जाए। लेट सपोज कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को चलाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है। उसको फाइनेंस भी देखना है कंपनी का सीईओ भी वही है, उसको लीगल भी देखना है कंपनी का, एचआर भी देखना है, जितनी भी चीजें, इनफैक्ट पीएन तक का काम भी उसी एक पर्सन को करना है उस कंपनी का। आप सोचिए कितना एग्जॉस्टिंग होगा उस पर्सन के लिए, राइट? और कितना मुश्किल है ऐसे एक इंसान को पूरी कंपनी को चलाना। वेराज लेट सपोज कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग टीम्स है, लीगल टीम डिफरेंट है, अकाउंट्स की टीम डिफरेंट है ना, एचआर अलग है। तो वो कंपनी ज्यादा लंबे टाइम तक चल पाएगी? यस, क्योंकि काम क्या है, डिवाइडेड है। तो ऐसा ही कुछ हाल होता है मेरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ, जब वो बेचारा एक सिंगल सेल पूरी कंपनी चलाता है, न्यूट्रिशन भी देखता है, रेस्पिरेशन भी देखता है, और एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ वो बेचारा एक सेल करता है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बहुत छोटा भी होता है, बिकॉज इट इज वेरी एग्जॉस्टिंग टू डू ऑल द टास्क अकेले, है ना? सारा काम अकेले करना मुश्किल लगता है। वेराज हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है बॉडी में, राइट? न्यूट्रिशन कोई और देख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कोई और देख रहा है, रेस्पिरेशन हमारा कोई और देख रहा है, राइट? तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ही हम एक्चुअली टिश्यूज कहते हैं। सो टिश्यूज आर नथिंग, टिश्यूज इज ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है, जब सेल्स एक साथ आते हैं और एक डिपार्टमेंट पूरा हैंडल करते हैं, राइट? तो वही आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से पहले देखते हैं कि टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है, राइट? क्या हम एग्जाम में लिख के आएंगे। सो टिश्यूज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल। जो मैंने अभी आपको बताया, एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्या है, सेल्स हैं, राइट? विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो क्या है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, राइट? वो सारे एक साथ काम करते हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट? यस, सो दैट इज अ टिश्यू। तो एग्जाम में ऐसे ही टिश्यू की डेफिनेशन लिख के आनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू तो आई होप आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। मेरा बेचारा अकेला सेल, उसको इतना सारा काम करना है अकेले, राइट? तो कोई डिविजन ऑफ लेबर नहीं है। जब वही काम टिश्यूज को करना पड़ा तो डिविजन ऑफ लेबर मिल गई, काम क्या हो गया, डिवाइड हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, राइट? सो दैट इज वन इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। और सेल क्या है, सिंगल, ठीक है? सेल आपस में कंबाइन किए, क्या बना, टिश्यू। टिश्यू कंबाइन किए, क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बना, पूरा ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म। यस, यस, क्लियर? ठीक है, तो टिश्यूज क्या करते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली द ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, राइट? और वर्कलोड अभी मैंने बता ही दिया, अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया तो एक के ऊपर काम भी कम हो गया। एक सेल को पहले इतना सारा काम करना पड़ रहा था, अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो काम क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट मीन्स वर्कलोड इज रिड्यूस्ड। यस, यस। अच्छा, अब वर्कलोड कम हो गया। अब जहां पे एक ही सेल सारे काम कर रहा था तो वो ज्यादा थक रहा था, है ना? यस, तो उस केस में क्या हो रहा था, उसका लाइफ स्पैन भी कम था। सो योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव लेसर, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम होता है उनका लाइफ स्पैन। वेराज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, एमएनसी कितना चलेगी, ज्यादा चलेगी। वो एक पर्सन वाली कंपनी जल्दी खत्म हो सकती है ना, क्योंकि एक ही बंदे को सारा काम करना है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो वर्कलोड डिवाइड हो गया है। सो लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल सेल इज इंक्रीज, लाइफ स्पैन भी बढ़ा है और एफिशिएंसी भी बढ़ी है, राइट? विच लीड्स टू हायर सर्वाइवल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। तो ये पूछा जाता है, ये थी टिश्यू की डेफिनेशन एंड दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू।
सब कुछ आपकी बुक से ही है, आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और वहीं से सब कुछ लिया गया है, राइट। और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी भी उठा लेंगे तो भी यही सब चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब टिश्यू टर्म किसने दी थी? दिस वाज गिवन बाय दिस एनाटॉमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट मैरी फ्रांसिस जेवियर बिशैट इन 1792, और स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। दिमाग में रख सकते हैं, बाय चांस कहीं एमसीक्यूज में आ जाए, सो वी शुड नो इट, राइट, ठीक है। चलिए, अब ये तो समझ लिया हमने टिश्यूज क्या होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या प्लांट्स और एनिमल्स में सेम तरह के टिश्यूज होते होंगे या कुछ अलग अलग होता होगा? अलग अलग होता है। देखिए, प्लांट्स की क्या हैबिट होती है, प्लांट्स की हैबिट कैसी है, एक जगह पे खड़े रहने की, है ना, क्योंकि प्लांट क्या है, एक ऑटोट्रॉफ है, वो अपना खाना खुद ही बना लेता है। जब वो अपना खाना खुद ही बना लेता है तो उसको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, तो उसको एक ही जगह पे रहना है। तो उस केस में प्लांट टिश्यूज ज्यादातर क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। वेराज एनिमल्स, ये ह्यूमंस, हमें क्या, हमें खाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, फॉर फूड, फॉर शेल्टर, राइट। सब चीजों के लिए वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, तो हमारे टिश्यूज किस तरीके से डिजाइन होंगे, विच मेक श्योर कि हम इधर उधर घूम के अपना खाना, शेल्टर, मीटिंग, एवरीथिंग कैन बी डन, राइट। तो हमारे टिश्यूज का नेचर डिफरेंट है, विच इज मोस्टली फोकस्ड अपॉन लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट पे फोकस्ड है, और वहां पे कहाँ फोकस था? स्ट्रेंथ देने में फोकस था। यस, सो जल्दी से देखते हैं एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। मैंने आपको टेबल में पूरा दे दिया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, जिससे एग्जाम में आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी, राइट, ठीक है। क्योंकि बायो में यही इशू होता है, समझ नहीं आता कि आंसर्स कैसे फ्रेम करें, है ना, समझ सब आ जाता है, आंसर फ्रेमिंग में हम फंस जाते हैं। सो आई फ्रेम द आंसर्स फॉर यू, फाइन। प्लांट टिश्यूज, मैंने अभी आपको बताया प्लांट्स की कैसी हैबिट है, स्टेशनरी हैबिट है, एक जगह पे खड़े रहने की हैबिट है। तो इनके टिश्यूज का मेजर वर्क क्या है? टू गिव सपोर्ट, क्या करना है उन्हें? सपोर्ट देना है, स्ट्रेंथ देनी है, और इसीलिए इनके ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स, ठीक है। वेराज अगर मैं एनिमल टिश्यूज की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, हमें इधर उधर जाना पड़ता है, राइट। इनफैक्ट एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट्स, राइट। सो उसके लिए दे नीड मोर एनर्जी। yes, if they need more energy, that's why their tissues are living, मतलब जो tissues हैं इसके अंदर जो cells हैं वो कैसे हैं? living cells, clear? ये दो differences clear? अच्छा, थर्ड डिफरेंस देखें, प्लांट में हमने देखा है कि ग्रोथ कुछ कुछ रीजन्स में लिमिटेड होती है, राइट, बट वैसे अगर हम देखें तो प्लांट कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, है ना, एक ट्री थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक जिंदा रह सकता है, राइट। तो इसीलिए प्लांट्स में क्या रहता है, कंटिन्यूअस डिविजन होता रहता है, जिसकी वजह से इट कैन ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। वेरास एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम लोग एक मेच्योरिटी अटेन करने के बाद तो ग्रो नहीं करते, राइट। सो एनिमल्स डू नॉट शो एनी ग्रोथ आफ्टर मेच्योरिटी, जबकि यहाँ पे प्लांट्स में क्या है, दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट। अब प्लांट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक, आज हम मेरिस्टेमेटिक समझेंगे क्या होता है, फिर परमानेंट भी देख लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्लांट टिश्यूज का काफी सिंपल है, whereas एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं एट अ स्पेशलाइज्ड लोकेशन, है ना, अलग अलग जगह पे हैं, तो इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, फाइन। अदरवाइज यहाँ कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, अगर क्लासिफिकेशन हुआ भी दैट इज बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। जैसे जैसे क्या, जैसे मसल्स टिश्यू अपना काम कर रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू अपना काम कर रहे हैं, राइट। सो बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन हमने वहां पे क्लासिफिकेशन किया। नर्वस टिश्यू अपना फंक्शन कर रहे हैं, उनका वैसे परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टाइप का कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लियर। So these are the differences between plants and animal tissues, which is very important, exam में पूछा जाता है। So you can frame your answer like this, आप लोग screenshot भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बोला था आज हम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यस।
तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं ऐसा मान लेती हूँ, दीज आर लाइक टेम्पररी टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक को मैं मान लेती हूँ ये क्या है, टेम्पररी। अब इनकी क्या स्पेशलिटी है ना, दे कंटिन्यू टू डिवाइड, ये सारी जिंदगी बस डिविजन 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 यही करते रहते हैं, राइट, ठीक है। तो इनकी क्या स्पेशलिटी है, दे अंडरगो कंटिन्यूअस डिविजन, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम ग्रोथ टिश्यूज भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो सेल्स में डिवीजन ही तो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा उसे, यस यस और नो। सो दीज आर ग्रोथ टिश्यूज। सो वेयर आर दे फाउंड, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, प्लांट के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट पे प्रेजेंट होता है, बट फिर भी हमने एज पर देयर लोकेशन छोटा सा क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। वो अभी हम आगे देखते हैं, अभी इतना समझ लेते हैं कि ये कहाँ पे होते हैं। दे आर द ग्रोथ टिश्यूज एंड दे आर फाउंड इन ऑल द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। सेल का नेचर कैसा होता है, सेकेंड पार्ट। सो नेचर ऑफ सेल्स में हमने देखा क्या, बहुत छोटे होते हैं, हैव थिन सेल वॉल्स, ठीक है। लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बड़ा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से ये बार बार सेल डिवीजन के लिए भी जा पाता है, राइट। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब बहुत ही टाइटली पैक्ड है, और ज्यादा इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में कोई ज्यादा स्पेस भी नहीं है, फाइन। एंड दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर बहुत अच्छे से फुली फिल्ड है विद द सेल ऑर्गेनल्स, राइट, ठीक है। कंटेन्स फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल एट ऑल। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज। अब यार इनको तो स्टोरेज की कोई जरूरत ही नहीं है, इनका काम तो क्या है, सिर्फ ग्रोथ कराना, ग्रोथ के लिए कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूल होंगे या नहीं होंगे उससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा, right? So these are the major characteristics which allows your meristematic tissue to go under division continuously. इन्हीं characteristics की वजह से, इसी nature of cell की वजह से ही आपके meristematic tissue बार बार rapidly cell division के लिए जाते रहते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी क्लासिफाई करते हैं, और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन देयर लोकेशन, कहाँ पे वो टिश्यू प्लांट में लोकेटेड है। लेट्स सी दैट। चलिए, सो सबसे पहला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये कहाँ पे होगा, एट द एपेक्स ऑफ प्लांट, यस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ होता है, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जैसे ये प्लांट है, शूट्स की टिप पे हो सकता है, रूट्स की टिप पे हो सकता है ना। टिप से क्या होता है, टिप से ग्रोथ होती जाएगी एंड योर रूट्स कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। सिमिलरली शूट्स की भी टिप पे होता है, तो वो स्टेम धीरे 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 आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर स्टेम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, सो दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट, यस। और रूट्स की भी टिप में है, तो रूट्स ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन दी लेंथ ऑफ द रूट्स और डेप्थ ऑफ द रूट्स, यस यस, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम का मेजर फंक्शन क्या है, लेंथ बढ़ाना, चाहे रूट हो या स्टेम हो, ठीक है, which results in the increase in the overall height of the plant, and this growth is known as primary growth of the plant. तो प्लांट कितना लंबा होगा या कितना छोटा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एपिकल मेरिस्टेम पे, यस। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम इज दैट टिश्यू जो क्या करता है, रैपिडली डिवाइड होता रहता है और प्लांट की हाइट को ग्रो करता रहता है, फाइन। ऐसे समझना आसान है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दे रखी है, तो मैंने ट्राई किया, मैंने सारी एक्टिविटीज आपकी कवर करूं, जिससे एग्जाम में अगर कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए तो हम अटके ना, है ना, कोई केस बेस्ड स्टडी आ जाए, तो अगर हमने एक्टिविटीज अच्छे से पढ़ी होंगी तो हम बहुत आसानी से आंसर कर देंगे, राइट। चलिए देन देखें एक्टिविटी। सो दिस इज द एक्टिविटी इन योर बुक, क्या है, इट शोज हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ।
ठीक है। तो ये एक्टिविटी इसलिए है जो दिखा रही है प्लांट्स लेंथ में कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया, यहाँ 2 अनियन लिए, ठीक है। आपने देखा होगा अनियन की ऐसे रूट्स होती है ना, रूट हेयर टाइप होते हैं, यस। तो दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग ग्लास जार में रख दिया और उन ग्लास जार में क्या है, पानी, ठीक है। अब दोनों को सेपरेट जार्स में रखा और क्या किया, 3 दिन तक लेंथ ऑफ रूट की हाइट नापते रहे, मतलब लेंथ ऑफ रूट नापते रहे, सॉरी, ठीक है। सो तीनों अलग, सॉरी, एक जार ए में है, एक जार बी में है। इसकी मैंने पहले लेंथ नापी, ऐसे इसकी भी लेंथ नापी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रूट्स में नापती रही फॉर 3 डेज, ठीक है। फिर तीसरे दिन पे मैंने क्या किया, मैंने जार बी में जो मेरा प्लांट था उसकी रूट को 1 सेंटीमीटर कट कर दिया। कहाँ से, टिप से, टिप से ही करूंगी ना, बीच में से तो नहीं करूंगी है ना, बीच में से अगर ऐसे 1 सेंटीमीटर कट किया तो अलग अलग ही हो जाएगा, राइट। सो व्हाट डिड आई डू, मैंने टिप से 1 सेंटीमीटर रूट को कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 4th डे ऑनवर्ड्स हमने क्या किया, अगेन लेंथ ऑफ रूट को नोट करना शुरू किया। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या लेंथ जार बी में बढ़ेगी? देखो, जार ए के रूट्स की लेंथ तो यस डेफिनेटली बढ़ती रही, क्योंकि वहां तो मैंने कोई छेड़खानी ही नहीं की, है ना, जैसा था वैसा ही रखा। जैसे पहले इंक्रीज हो रही थी डे 1 डे 2 डे 3 में, वैसे ही 4 5 6 7 8 डेज में भी करती रही। बट जार बी में जो था ना मेरा अनियन, वहां पे मैंने की थी गड़बड़। क्या किया था, मैंने टिप से काट दिया था 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा, यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे ग्रोथ रुक गई, यहाँ पे लेंथ ऑफ रूट्स बढ़ना रुक गई। क्यों रुक गई बताइए? क्योंकि जब मैंने रूट्स की टिप्स कट की तो बेसिकली मैंने क्या निकाल दिया वहां से, मैंने वहां से निकाल दिया एपिकल मेरिस्टम नाम का ग्रोथ टिश्यू। अगर मेरा एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्या मेरी रूट्स ग्रो कर पाएंगी? नो। क्लियर? बात समझ आई? क्या हुआ, जार ए में तो रूट्स बढ़िया से बढ़ती गई लेंथ में, वेराज जार बी में टिप्स कट कर दी थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, रूट्स की ग्रोथ रुक गई, ठीक है। सो दिस शोज दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। रूट्स हमेशा टिप से ग्रो करती है, ऊपर से नहीं करती। इट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम देयर टिप्स, ठीक है। सो द टिप कंसिस्ट ऑफ द apical meristem cells which divide continuously. Similarly, shoots की भी जो होती हैं उनकी भी टिप्स पे होता है, स्टेम की टिप पे होता है क्या, एपिकल मेरिस्टम, जिसकी वजह से स्टेम की भी हाइट इंक्रीज करती जाती है। क्लियर हुई एक्टिविटी, है ना? सिंपल सी एक्टिविटी थी, 2 अनियन लिए थे, दोनों की रूट्स थी, डे 1 डे 2 डे 3 पे नोट किया, डे 3 पे जार बी में कट कर दिया, जिसकी वजह से ग्रोथ बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जब मैंने उसे टिप से कट किया तो मैंने एक्चुअली एपिकल मेरिस्टम सेल्स को कट कर दिया था, वहां से निकाल दिया था, जिसकी वजह से जार बी में रूट्स की ग्रोथ रुक गई थी। आप समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है वो? यस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एपिकल मेरिस्टम सेल्स, ठीक है। सेकंड आते हैं आपके लेटरल मेरिस्टम। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि प्लांट की हाइट कैसे बढ़ेगी, राइट। अब दूसरी चीज समझनी है कि प्लांट की थिकनेस कैसे बढ़ेगी, उसकी गर्थ कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए जो मेरा रिस्पॉन्सिबल है दैट इज दी लेटरल मेरिस्टम सेल्स, ठीक है। सो लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज बीनीथ द बार्क, जो ट्री होता है उसकी बार्क के नीचे, और इन वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम, इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो देख लिया हमने लोकेशन। फंक्शन क्या है इसका? मैंने अभी आपको बताया, जैसे एपिकल मेरिस्टम का फंक्शन क्या है, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना, वैसे ही लेटरल मेरिस्टम का फंक्शन है प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करना, स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करना, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो भी इसके अंदर लेटरल मेरिस्टम के सेल्स हैं, दे कंटिन्यू टू डिवाइड एंड डिवाइड, और जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो ऐसे रिंग्स की तरह अरेंज हो जाते हैं। आई विल शो यू।
आप लोगों ने ट्रीज पे ऐसे देखा भी होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला पैटर्न, ऐसे देखा है? यस। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल्स ऐसे डिवाइड होते जाते हैं, दे स्टार्ट अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स इन द स्टेम, ठीक है। नाउ दीस सेल्स विल डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स विद इन इट, है ना, अपने अंदर अंदर न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा डायामीटर ऑफ स्टेम इंक्रीज होगा, तो ऐसे ही तो गर्थ ऑफ स्टेम बढ़ेगी। यस, स्टेम की गर्थ कैसे इंक्रीज हो रही है, आप ऐसे ना ट्री को जैसे आपने कभी कहीं पे कट हुआ देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल गोल, तो वो एक्चुअली होते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम के सेल्स क्या होता है, वो डिवाइड करते हैं और वो ऐसे रिंग के फॉर्म में अरेंज होते जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखोगे क्या होती जाएगी, उसका डायमीटर इंक्रीज होता जाएगा सर्कल का, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। जैसे जैसे सर्कल का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, थिकनेस ऑफ स्टेम बढ़ रही है ना। ट्री और क्या होता जा रहा है, ट्री की गर्थ क्या होती जा रही है, और ज्यादा होती जा रही है, वो और मोटा होता जा रहा है ट्री, राइट? यस, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, इंक्रीज इन गर्थ और थिकनेस। इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, इसे हम, रेड कैसे हो गया, इसे हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। उसको बोलते थे प्राइमरी ग्रोथ, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और ये जो रिंग्स फॉर्म हुई ना, इन्हें एनुअल ग्रोथ रिंग्स भी कहा जाता है। ये बहुत वाइड होती हैं और इनकी हेल्प से, मतलब इनको काउंट करके साइंटिस्ट कैन आल्सो एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, ठीक है। यस, इनकी जो भी डायमीटर है उससे साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं, दे कैन आल्सो एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, व्हिच कैन आल्सो help them to understand the climatic conditions under which the tree has grown, ठीक है। फाइन, तो these are very important rings, है ना। स्टडी करके बहुत सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं अबाउट द ट्री। फाइन, ठीक है। चलो, ये तो हमने समझ लिया कि प्लांट की लेंथ कैसे बढ़ेगी, हाइट कैसे बढ़ेगी, ये भी समझ लिया कि प्लांट की थिकनेस कैसे बढ़ेगी, है ना। अब लेट्स सपोज एक कोई यंग सा प्लांट था, मतलब एक नया नया हमने प्लांट लगाया और एकदम से क्या किया, हमने उसको टिप से काट दिया, जिसकी स्टेम थी ना, उसको स्टेम को हमने टिप से काट दिया। क्या मेरा प्लांट अब ग्रो करेगा? हाँ, आप मस्त सॉइल दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, नीचे से रूट्स इंक्रीज कर रही हैं, एवरीथिंग यू आर गिविंग इट, है ना, सनलाइट भी आ रही है, पानी भी दिया जा रहा है, तो क्या मेरा प्लांट अब ग्रो कर पाएगा? प्लांट ग्रो करेगा, बस 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 जो आपने स्टेम कट की थी ना, वो स्टेम अब ग्रो नहीं कर पाएगी। अब क्या ग्रो करेगा? अब करेंगी न्यू ब्रांचेस निकलेंगी उस स्टेम से। दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड टाइप, दैट इज इंटरकेलरी मेरिस्टम। क्या है? इंटरकेलरी मेरिस्टम। कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये होता है एट द बेस ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स। जैसे देख रहे हो, ये मेरा क्या है? प्लांट है, ठीक है। क्या किया, इसका मैंने यहाँ ऊपर से कट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से तो ये ग्रो नहीं कर सकता, ये मैंने कट कर दिया, तो यहाँ से तो ये ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन इस स्टेम की न्यू ब्रांचेस तो निकल सकती हैं, वो तो ग्रो कर सकती हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, दीज आर नोड्स, ठीक है, नोड्स हैं। इन नोड्स पे कौन से होते हैं? इंटरकेलरी मेरिस्टम सेल्स। ये क्या करते हैं? दीज हेल्प इन द रीग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की रीग्रोथ में हेल्प करते हैं आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस और समटाइम्स बाय ग्रेजिंग। मतलब कई बार एनिमल्स ग्रेजिंग कर, मतलब शीप, आपके भेड़ वेड़ चले गए, घास वास पूरी खा गए, अब क्या इसका मतलब क्या वहां पे घास नहीं उगेगी दोबारा? आएगी ना, रीग्रोथ होगी ना ग्रास की। क्यों हो रही है रीग्रोथ? क्योंकि वहां क्या थे? इंटरकेलरी मेरिस्टम सेल्स थे, ठीक है। यस, सो दिस नोड, अच्छा ये देख लीजिए, नोड क्या होता है? नोड इज अ पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स अराइज, ठीक है। ये रहा प्लांट स्टेम में नोड है ये, ठीक है। और इंटरनोड क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको भी बता ही दिया, grass also appear after some time being mowed or grazed by the animals, right?
या तो मोइंग हो गई है या ग्रेजिंग हुई है, उसके बाद भी ग्रास आपकी दोबारा से उग जाती है। यस, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, इंटरकेलरी मेरिस्टम सेल्स। फाइन, तो तीनों टाइप्स क्लियर। फर्स्ट वाज एपिकल। एपिकल मेरिस्टम का काम क्या था, हाइट इंक्रीज करना। फिर था लेटरल। लेटरल का क्या काम था, थिकनेस इंक्रीज करना। फिर आया इंटरकेलरी मेरिस्टम, जो किसमें हेल्पफुल था, रीग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आफ्टर बीइंग कट, है ना। जैसे यहाँ से हमने ये स्टेम कट कर दी, उसके बाद भी मेरा प्लांट ग्रो करता रहा बिकॉज ऑफ दिस इंटरकेलरी मेरिस्टम सेल्स। फाइन, तीनों टाइप्स क्लियर। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, दैट इज डिफरेंशिएशन। है क्या ये डिफरेंशिएशन? कई बार क्या होता है, हमें ये तो पता चल गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, दीज आर टेम्पररी सेल्स, और ये ऐसे सेल्स हैं जो पूरी जिंदगी क्या करना पसंद करते हैं, डिविजन डिविजन एंड डिविजन। बट एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि कहते हैं भैया अब और डिविजन नहीं, हम तो थक गए, वी डोंट वांट टू डिवाइड फर्दर। तो उस केस में क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और क्या बन जाते हैं, और बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो द प्रोसेस इन विच a meristematic tissue becomes a permanent tissue is known as differentiation. ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, बट कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो अपनी डिवीजन की एबिलिटी को अचानक से खो देंगे, राइट। सो वो क्या करेंगे, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन लेके क्या बन जाएंगे, परमानेंट टिश्यू, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ योर परमानेंट टिश्यूज हैज स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट का हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, लाइक सपोर्टिव टिश्यू बन गया हो जैसे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, या ट्रांसपोर्टेशन वाला हो जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। यस, तो इस टाइप के परमानेंट टिश्यूज वो बन जाते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई होप इतना हमें क्लियर हो चुका है टिश्यूज होते क्या हैं, एनिमल और प्लांट टिश्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कौन से 3 टाइप्स है। क्लियर? ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय।